हमारे आज की क्लास में हम लोग वीवीयू बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज़ रिलेटेड टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। कि आईपीसी के कौन से सेक्शन में महिलाओं के साथ प्रताड़ना की जाती है। सेक्शन 354, सेक्शन 368, सेक्शन 376 या फिर सेक्शन 498। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 354। आईपीसी सेक्शन 354 डील्स विद असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स इंटेंडेड टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। मतलब किसी भी महिला का सम्मान को ठेस पहुंचाना ही आईपीसी 354 के अंदर आता है। इट इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कि अगर कोई इस काम को करता है तो उसे बेल नहीं मिल सकती है और उसे 1 से लेकर के 5 साल तक के जेल भी हो सकती है। उसके साथ साथ जुर्माना भी लगता है। आईपीसी 354 आउटरेजिंग मॉडेस्टी, आईपीसी 376 रेप और आईपीसी 498 ए क्रुएल्टी बाय हस्बैंड्स और रिलेटिव्स। मतलब इन सारे के सारे आईपीसी में महिलाओं के बारे में बताया जाता है कि उनके साथ किसी भी तरह का क्रुएल्टी नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज ऑफ ए गर्ल। कि लड़की के लिए शादी का एज क्या होता है, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या 28 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा 18 ईयर्स। गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। 18 ईयर्स लड़कियों के लिए और 21 ईयर्स बॉयज़ के लिए। अगर उससे पहले उनकी शादी होती है तो यह इलीगल है। इससे रिलेटेड लॉज है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। कॉज क्या आता है चाइल्ड मैरिज का, क्यों शादी हो जाती है बच्चों की? तो पॉवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी, ज्ञान का अभाव होना, ट्रेडिशनल बिलीफ, पुरानी मान्यताएं और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर भेदभाव। अगला है कि जेंडर रोल चैलेंजेस। जेंडर रोल रिलेटेड चैलेंजेस आर सीन इन द फील्ड ऑफ। कौन से फील्ड में देखा जाता है? एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में या ऑल ऑफ दिस में? तो सब जगह होता है। एजुकेशन में देखा जाता है कि साफ़ सफाई नहीं होता है, टॉयलेट साफ़ नहीं होता है, फिर लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं मिलने को दिया जाता है और स्कूल ड्रॉप आउट हो जाती है कि परिवार या फिर किसी कारण से उनको स्कूल जाने नहीं मिलता है। पॉलिटिक्स में उनका पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन कम है, मतलब महिलाएं जो है एज ए पॉलिटिकल लीडर उनकी संख्या कम है। एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के जिस जगह काम करती हैं वहाँ भी भेदभाव होता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है कि जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और इनको अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनेक्टेड। कब आया था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? 2001, 2005, 2009, 2015। तो इसका आंसर आएगा 2005। याद रखना 2005 में इसको पास किया गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, मतलब ये अप्लाई कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006 में इसे अप्लाई किया गया था, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 2005 में पास और 2006 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मेन प्रिंसिपल क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर अब्यूज या फिर जेंडर जस्टिस? तो इसका आंसर होगा जेंडर इनइक्वालिटी। कि जेंडर इनइक्वालिटी ही मेन कारण है प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करता है? जेंडर इनइक्वालिटी, किन के साथ बराबर इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, इनको बराबर सम्मान नहीं मिलता है, इक्वल राइट्स, फिर वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण और सोशल जस्टिस। हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया था? 2005, 1956, 2004, 2003। तो इसका आंसर आएगा 1956। द हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1956 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमंग हिंदूज। की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको दिया जाएगा उस घर के बच्चों में, ये 1956 में आया था। और इसमें बाद में अमेंडमेंट भी किया गया था, संशोधन भी किया गया था 2005 में, जिसमें लड़कियों को भी अपने फादर के प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स था। अगला क्वेश्चन है, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा या फिर सती सिस्टम को कौन खत्म करता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक स्ट्रॉन्ग
सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ सती सिस्टम को ख़त्म किया था और बंगाली सती रेगुलेशन 1829 के अकॉर्डिंग सती सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। तो राजा राम मोहन रॉय थे एक की लीडर थे जिन्होंने ख़त्म करने में साथ दिया सती सिस्टम को। विडो रीमैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स। विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था? 1856, 1829, 1857 या फिर 1919? तो 1856 को विडो रीमैरिज एक्ट आया था। इसको याद करने का तरीका है कि 1857 में हमारा क्या हुआ था? तो रिवोल्ट हुआ था, सिपॉय म्यूटनी हुआ था, उससे एक साल पहले ही आया था। विडो रीमैरिज एक्ट को 1856 में पास किया गया था। इसका सपोर्टर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के अकॉर्डिंग जो महिलाएं विधवा हो चुके उन्हें पुनः शादी करने का अवसर मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर्कड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट किसने काम किया था? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर यही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर वन ही होगा कि राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र विद्यासागर ने दोनों साथ मिलकर के चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी। विच पीरियड इज नोन एज वुमेन मूवमेंट पीरियड? कौन से पीरियड को वुमेन मूवमेंट पीरियड के नाम से जाना जाता है? 19th 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या फिर 16th सेंचुरी? तो इसका आंसर होगा ए, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो वुमेन राइट्स मूवमेंट एक्सपेंड ड्यू टू, वुमेन राइट्स मूवमेंट क्यों बढ़ा था, उसका क्या कारण था? तो एजुकेशन, पढ़ाई, न्यूज़पेपर, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और कम्युनिकेशन, तीन चारों चीज़ों के कारण वुमेन राइट्स मूवमेंट बना था, जो कि 19th से 20th सेंचुरी में ज़्यादा देखने को मिलता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे है, अकॉर्डिंग टू UDHR, राइट टू एजुकेशन इज मेंशन्ड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन किस में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 26 या आर्टिकल 30? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 ऑफ द UDHR स्टेट दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में UDHR के आर्टिकल 26 में बताया जाता है। वही अगर इंडिया के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये गारंटी देता है कि सब लोग कानून के सामने बराबर है? आर्टिकल 12, 13, 14 या 15? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन। इस सारे के सारे लोग को हम लोग इक्वलिटी के साथ देखते हैं। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, कब आया था डोरी प्रोहिबिशन एक्ट? 1961, 1962, 1963, 1964? तो इसका आंसर आएगा 1961 कि 1961 में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था जिसमें दहेज लेना और देना दोनों मना कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट इशू विशाखा गाइडलाइन इन, विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया था? 1995, 1996, 1997 या फिर 1998? तो इसका आंसर होगा 1997। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दिया था। अब सवाल है विशाखा गाइडलाइंस क्या है? तो विशाखा गाइडलाइंस ये बताता है कि महिलाएं जो जिस जगह पे काम करती है वहाँ पे उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स और कौन कौन से हो जाते हैं? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, नेशनल कमीशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन, कब शुरू हुआ था नेशनल कमीशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? 2010, 2015, 2017 या फिर 2020? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में हमारा नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था, जिसे शुरुआत में मिशन पूर्ण शक्ति के नाम से भी जाना जाता था और इसे 8 मार्च 2010 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी वॉज रिटन बाय, सेक्स, जेंडर और सोसाइटी कौन लिखे थे? एन ओकली, साइमन डी वेवर, बेटी फ्रेडन या फिर केट मिलर? तो इसका आंसर होगा ए, एन ओकली, जिन्होंने इसे 1972 में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कॉम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टू लैटिन वर्ड्स? जो कॉम्युनिटी है वो कौन से दो लैटिन वर्ड से लिया गया था? तो
दो लैटिन वर्ड है कॉम और म्यूनिस। कॉम मतलब टुगेदर और म्यूनिस मतलब सर्विस या फिर ड्यूटी। तो पीपल लिविंग टुगेदर एंड सर्विंग वन अनदर, जो लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट है विच इज अ मेजर कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी का मेजर कारण क्या है? रिलीजन, कल्चर, बायोलॉजी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए, अगर बायोलॉजी नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते थे कि जेंडर इनइक्वालिटी का रोल होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा कल्चर। तो कल्चर प्लेस अ मेजर रोल इन शेपिंग जेंडर रोल्स, स्टीरियोटाइपिंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। कि जेंडर इनइक्वालिटी का मेन कारण होता है कल्चर, कि जिस कल्चर में रहेंगे, जैसे वहाँ के लोग रहेंगे, जैसे उनका बर्ताव होगा, उसी तरीके से लोग अडेप्ट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वाज इम्प्लीमेंटेड इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 2006, 2005, 2007 या फिर 2008? अब देखने को तो बोल सकते हैं कि एक्ट 2005 में बना है तो इम्प्लीमेंट भी 2005 में ही हुआ था, लेकिन नहीं, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 2006 में। कब? तो 26 अक्टूबर 2006 में यह जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था वो 2006 में क्या हुआ था? इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेज ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी इज। जेंडर कॉन्स्टेंसी का पहला स्टेज क्या है? जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर लेबलिंग, जेंडर कंसिस्टेंसी और जेंडर आइडेंटिटी। तो इसका आंसर होगा जेंडर लेबलिंग। द फर्स्ट स्टेज इन जेंडर लेबलिंग वेयर अ चिल्ड्रन आइडेंटिफाइज अ लेबल सेल्फ एज अदर एज अ बॉय और गर्ल। तो जेंडर लेबलिंग एक पहला स्टेज होता है जिसमें लड़का या लड़की अपने आप को आइडेंटिफाई करते कि वो क्या है, लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCW, that means नेशनल कमीशन फॉर वुमेन became a statutory body। स्टेटूटरी बॉडी कब बना था? 1990 में, 1992 में, 1993 में या फिर 1995 में? तो इसका आंसर आ जाएगा 1992 में। तो NCW that means the National Commission for Welfare is a statutory body working for the protection and promotion of women's rights, कि वुमेन्स को प्रोटेक्ट भी करता है और उनको राइट्स को बढ़ाता भी है। अपोजिट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इज। जेंडर सेंसिटिविटी का अपोजिट क्या होगा? जेंडर इक्वालिटी, जेंडर ब्लाइंडनेस, जेंडर जस्टिस, जेंडर अवेयरनेस। तो इसका आंसर होगा जेंडर ब्लाइंडनेस। जेंडर ब्लाइंडनेस मीन्स इग्नोरिंग और फेलिंग टू रिकॉग्नाइज जेंडर डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज। कि जेंडर ब्लाइंडनेस मतलब होता है कि हमको इग्नोर करते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस भी होता है किसी में या फिर जेंडर इनइक्वालिटी हमें देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है NCW दैट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट वाज पास्ड इन 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? तो इसका आंसर होगा 1990। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट वाज पास्ड इन 1990 एंड केम इनटू फोर्स इन 31 जनवरी 1992। तो जो हमारा NCW है उस एक्ट को पास तो किया गया था 1990 में, लेकिन इसे ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 में, जैसे कि आप ऊपर भी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 के रेफरेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज डिवाइडेड इनटू। कितने ग्रुप में बांटा गया? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप और टर्शियरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप होता है न्यूली मैरिड कपल, पेरेंट्स, एडोलसेंट्स। सेकेंडरी ग्रुप होता है स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर। टर्शियरी ग्रुप होता है डॉक्टर्स, लॉयर, मीडिया फिर रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन्स फॉर जेंडर बायस इंक्लूड। जेंडर बायसनेस कब देखने को मिलता है? कि लिंग के आधार पे भेदभाव कब देखने को मिलता है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों जागरूकता नहीं होना, इलिटरेसी ज्ञान का अभाव होना, सोशल इवल समाज की बुराइयां या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चाहे लैक ऑफ अवेयरनेस हो, इलिटरेसी हो, सोशल इवल्स हो। द जेंडर बायस arises due to lack of awareness, illiteracy, social evils and many other factors in the society। कि जेंडर बायसनेस जो होता है वो हमारा ज्ञान के अभाव के कारण, जागरूकता नहीं होने के कारण, समाज में होने वाली बुराइयों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है? तो इसका आंसर होगा विजय किशोरी राहतकर। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज a social body for the protection and promotion of women's rights in India। कि इसका काम क्या होता है? कि वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना और प्रमोट भी करना। उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारा होता है इक्वल डोमिनेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। कब पास हुआ था? 1975, 1976, 1977 या फिर 1978? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। ये होता क्या है? इसका मतलब होता है कि महिलाएं और पुरुष अगर किसी जगह पे सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम सैलरी भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ एजुकेशन टुवर्ड सोसाइटी इंक्लूड्स। एजुकेशन का क्या ड्यूटी होता है सोसाइटी के लिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस?
होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब होता है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट, तो ये तो होना ही चाहिए एजुकेशन में। करिकुलम डेवलपमेंट मतलब होता है कि अपडेट करना या फिर इम्प्रोवाइज करना हमारा जो करिकुलम है जिसमें हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं, तो ये भी होता है। और सोशल डेवलपमेंट मतलब होता है कि सब लोगों को सोसाइटी के लिए या फिर हमारे कंट्री के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, तो इसका आंसर तीनों का तीनों हो जाएगा। तो वन लाइनर रिवीजन क्या हो गया, आईपीसी का बात था, आईपीसी मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, सेक्शन 354, मैरिज एक्ट 18 ईयर्स, मैरिज एज बॉयज 21 ईयर्स, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इंप्लीमेंट हुआ था 2006 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, सती एबोलिशन एक्ट राजा राम मोहन रॉय, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, यूडीएचआर राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, विशाखा गाइडलाइंस 1997, NMEW 2010, 6 जेंडर एंड सोसाइटी का बुक एन हॉकले लिखे थे। जेंडर कॉन्स्टेंसी का फर्स्ट स्टेज जेंडर लेवलिंग, NCW एक्ट आया था 1990 में, NCW एक्ट 1990 में आया था लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 1992 में। जेंडर ब्लाइंडनेस का अपोजिट होता है जेंडर सेंसिटिविटी, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट आया था 1976 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है हमारे 3 ग्रुप में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ हमारा आज के क्लास में समाप्त होता है।